हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गौरव एक्सपर्ट ट्यूटोरियल। आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको जैसे पता है कि हमने इंग्लिश के वैसे ही ऑलरेडी जो लॉस्ट स्प्रिंग है उसके जो हमने पार्ट 1 जो है इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो बहुत लॉन्ग है। जैसे कि आपको पता है कि ये चैप्टर बहुत लॉन्ग है, इसीलिए हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी ना हो और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, जिससे आपको थोड़ी सी दिक्कत ना हो। थोड़ा छोटा छोटा वीडियो में हम आपको शॉर्ट तरीके से आपको समझाएंगे और एकदम डिटेल्ड तरीके से समझाएंगे ताकि आपको चैप्टर का हर एक वर्ड को आप समझ सकें। तो हमने पार्ट 1 को बना दिया है और पार्ट 2 जो है वो हम अब शुरू करेंगे और सभी वीडियो आप तक पहुंचते ही होंगे। तो आप जाइए हमारे चैनल को सर्च कीजिए गौरव एक्सपर्ट ट्यूटोरियल और जाइए वहाँ पे हमारे जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं उन्हें देखिए, एंजॉय कीजिए, स्टडी एंजॉय के साथ कीजिए, फुल एंजॉयमेंट के साथ, ताकि आप समझ भी सकें और स्टडी भी इंजॉय कर सकें। क्योंकि टेंशन और स्ट्रेस में हम किसी चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो जब तक हम टेंशन फ्री नहीं होंगे, जब तक हम स्ट्रेस फ्री नहीं होंगे, जब तक हम एंजाइटी फ्री नहीं होंगे, तब तक हम कुछ अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो जाइए इंजॉयमेंट के साथ हमारे चैनल पे जाइए और वीडियोस देखिए। अगर वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कीजिए ताकि आप भी पढ़ सकें और वो भी पढ़ सके और हमें मोटिवेशन भी मिल सके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से। सो लेट्स बिगिन। तो आपको पता होगा कि हम कहाँ तक पढ़ चुके थे। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, मेकिंग बैंगल्स फॉर द वुमेन इन द लैंड इट सिम्स। ठीक है, तो अब हम उसके आगे वाले लाइन को पढ़ेंगे। ठीक है। मुकेश फैमिली इज़ अमोंग देम। मुकेश की जो परिवार है वो उनमें से ही एक थी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि वहाँ के जो फिरोजाबाद के लोग थे वो चूड़ियाँ ही बनाते थे, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो बच्चा हो, सब चूड़ियों के फैक्ट्री में ही काम किया करते थे। क्योंकि उनके जो प्रोफेशन था, ऐसा कुछ लोग होते हैं, ऐसा बहुत सारा जगह होता है कि बहुत बहुत लोग जो होते हैं, जैसे कि हमारा एक फैमिली हो गया, उसमें कि उसमें मेरे फैमिली में जितने फैमिली मेम्बर्स हैं वो सारे लोग एक ही काम को करते हैं, क्योंकि हमारे जनरेशन दर जनरेशन जो है वही काम चले आ रहा है। तो सपोज कीजिए कि वो इनका प्रोफेशन है, फैमिली प्रोफेशन है कि वो पूरे परिवार एक साथ वही काम करते हैं। जैसे कि बहुत जगहों पे आपने देखा होगा कि कोई कपड़ा बनाने वाली औरत है तो उसके हस्बैंड भी कपड़े ही बनाते हैं, उसकी मम्मी पापा कपड़े ही बनाते हैं, उसके ब्रदर सिस्टर सब कपड़े ही बनाते हैं और वो खुद भी कपड़ा बनाती है और उनके बच्चे भी जब बड़े होते हैं तो वही काम करते हैं। तो वो जनरेशन टाइप्स हो गया ना कि मम्मी बनाए, फिर उनके बच्चे बनाए, फिर उनके बच्चे बनाए। तो ऐसे ही मुकेश के परिवार में भी हो रहा है। और मुकेश के परिवार में क्या, जहाँ फिरोजाबाद में जहाँ चूड़ियाँ बनती हैं वहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं, सभी लोगों के घर में ऐसे ही होता है कि वो लोग चूड़ी बनाने का उन लोगों के पास प्रोफेशन है, प्रैक्टिस भी है, क्योंकि बहुत छोटे उम्र से वो लोग काम भी कर रहे हैं। तो इसे वैसे ही तो वो मुकेश की फैमिली भी जो है वो चूड़ियाँ बनाने की ही काम करती थी और फिरोजाबाद में ही रहा करती थी। None of them know that is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperatures. और जैसे कि मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था, शॉर्ट समरी में, क्विक समरी में, कि जो बच्चे होते हैं छोटे उम्र के होते हैं और वो काम करते हैं, बाल श्रम उसे कहते हैं हम। आप पता ही होगा, आप बहुत सारे जगहों पे जाते होंगे, वहाँ आप देखते होंगे कि बच्चे जो है वो या तो फील्ड की सफाई कर रहे हैं या किसी चाय के स्टॉल पे काम कर रहे हैं, किसी ढाबे पे काम कर रहे हैं, कहीं बर्तन मांज रहे हैं ताकि वो अपने जीवन को चला सके। तो मैंने आपको पहले ही बताया था। और वैसे भी आप बहुत स्मार्ट हो आप लोग, तो थोड़ा बहुत तो आप खुद भी समझ जाओगे। लेट्स बिगिन। तो यहाँ था, नन ऑफ देम नो that is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperature। तो इसमें ये ऑथर बता रहे हैं कि उनमें से कोई नहीं जानता था कि ऐसे बच्चों से काम करवाना, और वो भी भट्ठी के पास जो बहुत गर्म होते हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है, उस गर्मी के सामने बच्चों से काम करवाना, छोटे छोटे नाजुक बच्चों से, ये बहुत गैर कानूनी है। उनमें से कोई नहीं जानता था कि ये गलत है, इलीगल है। इन टिग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। और जो
डिग्नी सेल्स था, यानी छोटे से, जैसे कि होते हैं ना, आपने बहुत जगह देखा है फैक्ट्रीज कैसे होती हैं, एकदम बंद होती हैं, ना कहीं से लाइट होती है, बहुत कम लाइट भी होती है तो होती है, और अंधेरा भी होता है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ करके ही हम थोड़ा सा रोशनी कर पाते हैं। तो उसमें वैसे जगह पे वो एक डिग्नी सेल में इतना टेम्परेचर वाले फर्नेस के सामने वो चूड़ियाँ बनाने के काम किया करते थे। तो उनसे उस चीज़ से बच्चों पर काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता था। वो बीमार भी हो सकते थे, या उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी हो सकती थी। तो इसीलिए ऑथर यहाँ कह रही हैं कि ये कितना इलीगल है बच्चों से काम करवाना। वहाँ के लोग तो ये जानते ही नहीं थे कि छोटे छोटे बच्चों से काम करवाना बहुत इलीगल हो। वहाँ के लोग नहीं जानते थे that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of hot furnace where they slot their daylight hours। तो यही बता रहे हैं कि अब तो ऑथर ने कहा कि वहाँ काम करना तो गैर कानूनी है, लेकिन अगर जैसे बच्चों के लिए गैर कानूनी है, लेकिन अगर कानून किया गया तो वो तो मतलब 20,000 जो बच्चे हैं उन गर्म भट्टियों से बाहर निकल सकते हैं। वो जैसे कि वहाँ पे तो कोई नहीं जानता था कि वो बच्चों से काम करवाना इलीगल है, गैर कानूनी है, वो क्राइम है, वो बाल श्रम है जो अपने कंट्री में इलीगल है। बच्चों से काम नहीं करवाना है, बच्चों को तो स्कूल भेजना है, बच्चों को तो अच्छी एजुकेशन देने हैं, अच्छे परवरिश देने हैं, अच्छे संस्कार देने हैं। तो वहाँ के लोग नहीं जानते थे, क्योंकि कई हद तक वो खुद भी एजुकेटेड नहीं थे, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को भी अच्छे से एजुकेशन नहीं दे पाते थे। तो ऐसे ही यहाँ बता रहे हैं ऑथर कि अगर ऐसा कानून लगा दिया जाए तो वो 20,000 जो बच्चे हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, वो इस गर्म भट्टी से यहाँ से वो बाहर निकल जाएंगे। वेयर दे स्लॉज देयर डे लाइट आवर, मतलब गर्म भट्टी से जब वो बाहर निकल जाएंगे तो वो अपना पूरा दिन का समय बिताएंगे। ऑफ्टन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, बिना अपने आँखों की रोशनी को खोए हुए वो दिन में घूम सकते हैं या अपने जो भी अदर्स काम्स हैं वो कर सकते हैं। तो ऐसे बता रही है ऑथर कि अगर वहाँ के लोगों को कहा जाए या कोई कानून लागू किया जाए कि बच्चों से काम नहीं करवाना है, तो ऐसा क्या है कि वहाँ जब कानून लागू होगा तो बच्चे 20,000 जो बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, अपनी आँखों की रोशनी खो दे रहे हैं काम की वजह से, तो वो काम वो नहीं करेंगे, वो बाहर निकल जाएंगे वहाँ से, डिग्नी सेल से, फर्नेस के से बाहर निकल जाएंगे, दूर हट जाएंगे, जिससे उनकी आँखों की रोशनी बच जाएगी, वो अच्छे खासा चल फिर लेंगे, उन्हें किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home। मुकेश की जो आंखें हैं, यहाँ ऑथर बता रही हैं कि मुकेश की जो आंखें हैं वो गर्व के साथ ये बताता था, मतलब गर्व, आंखों में चमक आ गई थी, आंखों में उसकी चमक आ गई थी, क्योंकि वो मुझे अपने घर ले जा रहा था। तो मुकेश को कहीं ना कहीं बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि वो ऑथर को अपने घर ले जा रहा है। विच ही प्राउडली सेज ही इज़ बींग रिब्यूल्ड, और वो बहुत गर्व के साथ कह रहा है कि मेरा घर जो है वो नया बन रहा है। वी वॉक डाउन हॉवेल्स विथ क्रम्बिंग वॉल्स। फिर ऑथर बताती हैं कि हम लोग जो है कूड़े से बदबूदार गलियों को हमने पार किया, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ इस टाइप्स के लोग रहते हैं जो काफ़ी पुअर होते हैं, तो उनके पास जो है वो उतने वो कम मतलब उनकी लाइफ खुद ही कंफर्टेबल नहीं होती, तो वो अपने आसपास की चीज़ों को कैसे ठीक करेंगे। तो वो अपने आसपास के नाले, कूड़े कचड़े, इन सबको वो ठीक ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी खुद अस्त व्यस्त रहती है। तो यहाँ पे ऑथर वही बता रही है कि जहाँ से मैं मुकेश के घर के लिए गुजर रही थी, तो वो गली जो थी वो बहुत बदबू दे रही थी, और वहाँ बहुत सारे कचड़े भी थे, मतलब सफाई नहीं हुई थी, उसकी वजह से वॉल भी डूर्स, और जो दरवाजे थे काफ़ी कमज़ोर थे। नो विंडोज़, crowded with families of humans and animals coexisting in a primal state। नो विंडोज़, कोई खिड़कियाँ भी नहीं थी, दरवाजे तो कमज़ोर थे, खिड़की भी नहीं थी घर में। hovels with crowded with family of humans and animals coexisting in a primal state। तो यहाँ पे ऑथर ये बता रही है
कि दरवाजे तो थे ही, मतलब कमज़ोर थे, खिड़कियाँ नहीं थी, और मानव और पशु जो थे, वो जो लोग थे, सॉरी, लोग थे जो उस घर में रहने वाले थे, और जानवर, वो सब जो एक ही साथ साथ रहते थे। यानी आदमी भी एक ही साथ रहते थे, जो उस घर के फैमिली मेम्बर्स है, जैसे कि और रहते थे मुकेश के फादर मदर, मुकेश खुद, और उनके जो भी भाई बहन होंगे वो भी रहते थे, और जानवर भी रहते थे। यानी सब एक ही घर में रहते थे, एक ही साथ रहते थे। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his feet. फिर वो हमें ऐसे रास्ते से गुजारते हुए ले जाकर एक दरवाजे के सामने, एक घर के दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया। वो जोर से, और फिर वो स्टॉप्स सच हाउस, बैंग्स अ बेबी आयरन डोर विथ हिज फीट, और फिर उसने अपने पैर से लोहे के बने हुए दरवाजे थे, उसको अपने पैर से क्या किया, जोर से ठोकर मारा। एंड पुश इट ओपन, और फिर उसने धक्का मारकर खोल दिया। उसने अपने पैर से धक्का मारा और फिर खोल दिया। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक। तो यहाँ ऑथर बता दिया, अब हम मुकेश के घर का जो है होम टूर करेंगे। अब हम मुकेश के घर के बारे में जानेंगे कि उसके घर में क्या था, वो कैसे लाइफ जीते थे। वो चूड़ी बनाते थे, तो चूड़ी बनाने के वजह से उनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, या वो अपने लाइफ को कैसे प्रोसीड कर रहे थे, कैसे अपने लाइफ को जी रहे थे, कैसे अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे थे, उनके घर में क्या क्या थी, उनकी जो सिचुएशंस थी वो कैसे थे, पुअर थे या उससे भी ज़्यादा गरीब सिचुएशंस थी, या वो चूड़ी बनाने के काम की वजह से वो थोड़े बहुत अच्छे भी अब हो गए थे, क्योंकि उनके पास 2-4 पैसे भी आने लगे थे। तो अब हम जानेंगे, तो ऑथर ये बताती है, वी इंटर अ हाफ वुल्ट सैक। तो हम एक ऐसे घर में गए जो अभी पूरी तरह से बने नहीं थे, यानी अध बने थे, यानी कि थोड़ा सा बना हुआ था और थोड़ा सा भी बाकी था। इन वन पार्ट ऑफ इट टैच्ड विथ डेड ग्रासेस, और उसके एक जो भाग था उसमें जो था सूखी घास जो है उससे बनी हुई झोपड़ी थी। इज अ फायर हुड स्टॉप ओवर विच सिट। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उसकी जो सूखे घास के छप्पर से वो ढका हुआ था घर, और एक हिस्से में जो था, वो दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं, एक स्टोव था, फायर स्टोव था, विच सीट अ लार्ज वेसल ऑफ स्लीजिंग स्पाइंच लीव्स। एक आपने देखा होगा, या ऐसे आप पूछ भी लोगे अपने घर में तो पुराने लोग बता देंगे, आपके दादा दादी या आपके मम्मी पापा में भी। तो ऐसा था कि एक स्टोव था, फायर स्टोव था, तो मिट्टी के तेल उसमें डालते थे और थोड़े से उसको स्टार्ट करते थे, तो वो थोड़ी आवाज़ भी करती थी, साउंड भी करती थी। तो ऐसे स्टोव थे मुकेश के घर में, फायर स्टोव्स, और उस पर जो थे एक बहुत बड़ी पतीला चढ़ा हुआ था, जिसमें पालक उबल रही थी, पालक की पत्तियाँ उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज अल्मोनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और फिर नीचे जो थी एक बहुत बड़े तांबे के बर्तन में जो थी वो कुछ सब्जियां, अल्मुनियम के थाली में कुछ ज़मीन पे कुछ सब्जियां काट के रखी हुई थी, चॉप्ड सब्जी यानी काटी हुई सब्जी। ए फ्रेल यंग वोमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। और फिर एक बहुत कमज़ोर जो औरत थी वो पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही थी। आइए आगे जानते हैं। ओके, हाँ ठीक है। ट्रू, आइज़ फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, और उसकी आंखों में धुआं थी, क्योंकि स्टोव से वो खाना बना रहे थे, उसकी आंखों में काफ़ी धुएं थी, और फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। सी इज़ वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वैसे उम्र में तो वो काफ़ी बड़ी नहीं थी। सी बेगन टू कमांड एस रिस्पेक्ट एज बहू, लेकिन वो घर के बहू के रूप में उसने आदर किया, और उसके पास काफ़ी ऐसे उसने खुद भी काफ़ी आदर बनाए रखे हुए थे, क्योंकि वो घर की बड़ी थी।
द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, और उस घर की, मुकेश के घर की बहू थी, डॉटर इन लॉ थी, बहू थी, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और वो जो थी उस घर की बहू थी और पहले से ही 3 पुरुषों का दायित्व उसे मिल चुका था। यानी कि आप देखते हैं कि 3 पुरुष वो है कौन? हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। तो फिर यहाँ हमने पहले ही बताया था कि मुकेश की जो डॉटर इन लॉ, मुकेश की जो सिस्टर इन लॉ थी, उसकी भाभी थी, वो उस घर की बहू थी और उसके हाथों में पहले से ही 3 पुरुषों का दायित्व था। एक था मुकेश, एक था उसके पति, एक थे मुकेश, एक थी मुकेश के पिताजी। When the older man enter, she gently withdraw behind the broken wall and bring her wheel closer to her face. जैसे ही बूढ़ा आदमी जो है, बुजुर्ग व्यक्ति घर में आते हैं, प्रवेश करते हैं, she gently withdraw behind the broken wall. वो क्या करती है कि जो बहू है वो टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है और अपना घूंघट जो है चेहरे के पास लाती है, एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर वेल फेस। तो वो जो है घूंघट जो है अपने पास, अपने सर से फेस तक खींच लेती है, क्योंकि वो घर की बहू थी तो एज अ रिस्पेक्ट वो अपने फादर इन लॉ को रिस्पेक्ट दे रही थी, इसलिए वो दीवार के पीछे जाकर घूंघट ले ली। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर। फिर यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात आपको बताई गई है इस बुक के थ्रू कि रिवाज की वजह से, क्योंकि वहाँ की कल्चर थी, ट्रेडिशन थी, कस्टम थी कि बहू को घर के बड़े पुरुष के सामने मुंह ढकना चाहिए। आपने भी देखा होगा कि आपके घर में भी ऐसा होता होगा मे बी, कि लोग जो है, जो आपकी मम्मी है या जो आपके घर में बाकी अन्य औरतें हैं, वो अपने से बड़े पुरुष के सामने घूंघट लेती हैं। तो एज अ रिस्पेक्ट होता है, बहुत लोगों की कस्टम ये डिमांड करती है। In this case, the elder is in an impoverished bangle maker, और उसके जो बुजुर्ग घर में आए थे वो भी एक गरीब चूड़ी वाले थे, यानी कि वो भी एक चूड़ी ही बनाने का काम करते थे। मैंने पहले ही बताया कि फिरोज़ाबाद में जितने भी फैमिलीज थे वो जनरेशन दर जनरेशन वहीं काम करते थे। डिस्पाइट लॉन्ग years of hard labor, first as a tailor, then as a bangle maker. पहले वो बहुत संघर्ष करने के बाद, पहले वो क्या थे, चूड़ी बनाते थे। पहले वो दर्जी थे, उसके बाद वो चूड़ी बनाने लगे, ठीक है। तो पहले वो कपड़े सिलने का काम वगैरह करते होंगे और उसके बाद वो बहुत परिश्रम करते थे। उसके बाद वो क्या किए कि चूड़ी बनाने लगे। He has failed to रिनोवेट ए हाउस। वो इतना काम तो करते थे, इतनी मेहनत तो उन्होंने किया ही अपने लाइफ में, तो स्ट्रगल तो किया ही, लेकिन एक घर को वो अच्छे से रिनोवेट नहीं करा पाए, यानी उसे अच्छे से बनवा नहीं पाए। बनवाना तो दूर से, थोड़ा सा मेक ओवर भी नहीं करवाया, थोड़ा मोड़ा उसको अच्छा भी नहीं करवाया। वो परिश्रम तो बहुत ही, स्ट्रगल बहुत किए थे, बट वो फेल्ड हो गए, ही फेल्ड, वो नहीं कर पाए। Send his two sons to school. He sent his 2 sons to school. All he had managed to do is teach them what he knows, the art of making bangle. तो फिर ऑथर बता रही हैं कि ना ही तो वो अपने घर को मरम्मत करवा पाए, बल्कि वो इतने स्ट्रगलर थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, वो लेबोरियस थे। पहले वो टेलर थे, उसके बाद वो बैंगल मेकर बने। इतने लेबर करने के बाद ही, इतने स्ट्रगल करने के बाद, इतनी हार्ड लेबर करने के बाद, जो मुकेश के पिताजी थे, ना ही तो वो घर रिनोवेट करवा पाए और ना ही वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके, ताकि बच्चे जो हैं वो कुछ नॉलेज इकट्ठा कर पाए। बस उन्होंने एक ही चीज़ अपने बच्चों को सिखाए, चूड़ी बनाना। इट इज़ हिज कर्मा, हिज डेस्टिनी, से मुकेश ग्रैंड मदर। फिर ये उनके भाग्य है, ये उनका कर्म है। मुकेश के दादी जी ने ये कहा कि
ये तो उनके भाग है कि वो बैंगल मेकर है, चूड़ी बनाने वाले हैं, इतने पुअर हैं, हम लोग इतने पुअर हैं, या जो भी है वो उन्होंने अपनी स्थिति के बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि वो तो हम इसलिए है क्योंकि वो हमारा डेस्टिनी है, हमारा भाग्य है, हमारा कर्म है, जिसकी वजह से हम ये करते हैं। अक्सर आपने सुना भी होगा कि लोग जब भी कोई उनके लाइफ में ट्रबल आ जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो किसी सिचुएशन पे वो घबरा जाते हैं, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होती है, अक्सर वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े घबरा जाते हैं, और वो बोलते हैं ओहो ये तो मेरे भाग्य में था, मेरे साथ तो बुरा लिखा था, भगवान ने मेरे साथ ये लिख दिया था, इसीलिए ये हुआ। लेकिन कभी कभी कोशिश भी करनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो मुझे तो आप पे पूरा बिलीव है, आप ज़रूर कोशिश करते होंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैगल। जिन्होंने देखा था कि उनके खुद के जो पति थे, यानी मुकेश के फादर के जो फादर थे, उनके फादर जो थे वो बैंगल मेकर थे। मैंने आपको बताया ना, जनरेशन दर जनरेशन तो वो बैंगल मेकर थे, तो वो चूड़ी बनाते थे, और चूड़ी बनाने में जो चूड़ी को पॉलिश किया जाता है तो उससे डस्ट निकलता है, तो डस्ट जो थे उनकी आँखों में चले जाते थे, और आँखों में जाने के बाद कंटिन्यूसली ये प्रोसेस होने के बाद उनकी जो आँखें थी वो ख़त्म हो गई, उसकी रोशनी चली गई, तो वो अंधे हो गए। तो वहीं ये बता रही हैं, कैन अ गॉड गिवन लीजन ईवर बी ब्रोकन। फिर बता रही हैं, फिर देखिए यहाँ मुकेश की दादी वहीं कह रही है, क्या भगवान का लिखा मिटाया जा सकता है, गॉड गिवन लीगेंस एवर बी ब्रोकन। उनके दिमाग में ये बैठा हुआ था कि ये जो उनकी सिचुएशन है, जो उनकी गरीबी है, जो उनकी बहुत जो नाजुक हालत है, वो किसकी वजह से है, उनके कर्म की वजह से, उनके डेस्टिनी की वजह से, उनके भाग्य की वजह से, कि भगवान ने ये लिख दिया है तो अब यही होगा। तो उसकी ग्रैंड मादर पूछती है ऑथर से, क्या भगवान का लिखा कभी मिटता है, क्वेश्चन कर रही है। सी रिप्लाइज, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। तो फिर वो कहती हैं कि बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाले की जात में हम पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से हमने कुछ नहीं देखा है, बस चूड़ी ही देखा है और चूड़ी बनते देखा है। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद। तो फिर वो कहती हैं कि मैंने सबके घरों में, खुद के घर में, खुद के यार्ड में, खुद के घर में, आंगन में, दूसरों के घर में, दूसरों के आंगन में, फिरोजाबाद की हर गली में, मतलब हर गली में मैंने सिर्फ चूड़ियाँ बनते ही देखा है, कुछ नहीं देखा है। तो देखिए उनकी दादी माँ क्या बताती है, स्प्रिल्स ऑफ बैंगल्स, मैंने सिर्फ चूड़ियाँ बनते देखा है, मैंने और कुछ नहीं देखा है। Sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow। तो फिर वो बोलती है कि धूप की सी सुनहरी, मतलब धूप से सुनहरी, आपने रेनबो को देखा है, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, हाँ 7 कलर्स होते हैं विद ग्योर। आपने पढ़ा भी होगा साइंस में कि जो रेनबो जो होते हैं, जब आकाश में वो दिखते हैं तो उसमें 7 कलर होते हैं, तो उसे विबग्योर भी कहते हैं, बहुत लोग सेप्ट्रम भी कहते हैं। तो ऐसे है कि विबग्योर भी कहते हैं, और उसे हम लोग नॉर्मल वे में रेनबो कहते हैं। उसमें बहुत सारी कलर होती है। तो वैसे ही चूड़ियों में भी सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, थोड़े ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। जितने भी कलर हैं वो रेनबो के 7 कलर से आते हैं। तो यहाँ पे वो बता रही हैं, lie in mounds in unkept yard are built on 4-wheeled hand carts। फिर यहाँ देखिए उनके जो आंगन थे वो खाली पड़े थे, और उसमें जो थे आंगन खाली पड़े थे और वो ढेर लगे थे, ठीक है, उनके आंगन में बहुत सारे ढेर लगे हुए थे। पुस्ड बाय यंग मैन अलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ द स्टेनी टाउन। फिर उन्होंने कहा कि
और उनके आंगन जो थे वो खाली थे। उन 4 पहियों उसमें 4 पहियों वाली रेडियो पर जो गंदे मकानों के शहर की गलियों में नवयुवक हाथ से खींचते हुए ले जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि एक काट होता है, आपने टीवीज़ में या कार्टून्स में ऐसे अक्सर देखा होगा। आपने तो वैसे बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको क्या बताना है, लेकिन फिर भी मैं एक क्विक रिकेप दे रही हूँ कि एक काट होता है, बुलक काट नहीं, जिसमें बैल लगे होते हैं वो नहीं, सिर्फ एक काट होता है जो इंसान खींचता है। उसमें बहुत सारे लोग पहले के ज़माने के जो लोग थे पहले, तो वो जो लोग थे उसमें कुछ सामान रख लेते थे वो काट पे, और वो खुद खींचते थे। तो ऐसे ही बता रही हैं वो कि हमारे जो खाली पड़े आंगन है उसमें सिर्फ 4 पहियों वाली गाड़ी है। जो ये जो गंदे मकान है, इनसे जो गुजरी हुई गली है, उससे जो लोग हैं वो उस कार्ट को खींचते हुए ले जाते हैं, उस पर सामान रखते हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह का। And in dark hunts next to lines of flame of flickering oil lamps। फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं हम, तो फिर बताती हैं कि अंधेरी झोपड़ियों में टिमटिमाते तेल के लैंप की लौ के पास लड़के और लड़कियाँ अपनी सिट बॉयज़ गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर। लड़के और लड़कियाँ जो थी वो अपने मम्मी और पापा के साथ, पहले के ज़माने में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, जब रोशनी नहीं होती थी, तो एक लैम्प था जिसमें हम केरोसिन डालते थे। तो वो जो है उसके फिर हम उसे मैच बॉक्स से उसे जलाते थे, और जब जला देते थे तो उससे लाइट आती थी, तो वो थोड़ा फ्लिकर करती थी, यानी वो थोड़े से फफाती थी। आपने देखा भी होगा ऐसे, तो अगर नहीं देखा है तो आप देख भी सकते हैं गूगल वगैरह पर सर्च करके, पर फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो बच्चे और बच्चियाँ थी वो अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के चूड़ी बनाने का काम करती थी। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बेंगल्स, ठीक है। और जो कलरेड ग्लास थे, माने बहुत बहुत कलर के जो ग्लास थी, उसे वो गोल आकार में मोड़ते थे ताकि वो बैंगल बना सके। क्योंकि आपने देखा होगा आपकी मम्मी या आपके सिस्टर्स या आपके घर में जितने भी औरतें हैं वो बैंगल्स पहनती होंगी, तो वो सर्कल है। Their eyes are more adjusting to the dark than to the light outside। फिर वो बता रही हैं कि उनकी जो आँखें हैं, बाहर जो रोशनी है और अंदर जो रोशनी है, उन दोनों में अपनी वो जो आँखें हैं वो उसके अपेक्षा मतलब वो अनुकूल हो जाती हैं कि बाहर जो रोशनी है और अंदर जो रोशनी है, यानी बाहर थोड़ी सी रोशनी कम होती है, ज़्यादा होती है सूर्य के प्रकाश में, और अंदर जो है अंधेरा होता है। या जब रात होती है तो बाहर बहुत अंधेरा होता है और अंदर जो है वो फर्नेस की आग भी होती है और साथ में लैंप की फ्रिकलिंग भी होती है, तो थोड़े आई को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। आपने वैसे साइंस में पढ़ा भी होगा 10th क्लास में या जो भी क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि जो आई जो है, जब हम एक बैग धूप में जाते हैं और धूप से फिर वापस आते हैं अंधेरा में, तो हमारी जो आँख है वो थोड़े से एडजस्ट करने में टाइम लगता है, पर फिर भी एडजस्ट हो जाता है। तो कुछ देर के लिए हमें कुछ अच्छे से दिखाई नहीं देता है, तो हमें थोड़ा ब्लर इमेज आता है, ठीक है, क्योंकि हमारे कॉर्निया जो है वो अपने हिसाब से लाइट को एडजस्ट करती है। That is why they often end up losing their eyesight before they become adult। और यही एक वजह है जिसकी वजह से वो जवानी में ही अपनी आँखों की रोशनी खो बैठते हैं। सबिता, ये यंग गर्ल इन अ डार्क पिंक ड्रेस। सबिता जो थी एक थोड़ी सी युवा लड़की थी जो फीके गुलाबी रंग की कपड़े पहने हुए थी। sits alongside an elderly woman, जो एक बुजुर्ग औरत के बगल में बैठी थी। soldering pieces of glass, जो चूड़ी बनाने वाले ग्लास होते हैं उसके टुकड़े को वो जोड़ रही थी। as her hands move mechanically like the tones of a machine, और उसके हाथ जो है बिल्कुल जैसे कि मशीन चलते हैं वैसे चल रहे थे। I
wonder if she knows the scarcity of the bangles she helps make. ऐसा मुझे लग रहा था कि अगर ऐसा मुझे लग रहा था कि अगर उसे उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में कुछ पता होता तो उसे बनाने में सहायता मिलती, यानी कुछ उसे पता होता उसके बारे में और भी ज़्यादा, तो उसे बनाने में थोड़ी हेल्प मिलती। इट सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, और जो वो चूड़ी है वो भारतीय नारी के सुहाग के रूप है। तो ऐसे लोग बोलते हैं कि जो बैंगल्स होते हैं वो इंडियन नारी के सुहाग होते हैं। ऑस्पिक्योसनेस इन मैरिज, और शादी में जो होती है वो एक बहुत अहम भूमिका निभाती है, यानी कि शादी में जो है विवाह में पवित्र मानी जाती है उसको। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विथ अ रेड वेल। फिर ऑथर यहाँ मतलब इमेजिन कर रही है कि उस एक दिन उसके पास भी अचानक ऐसा होगा जब उसके सर पे जो है लाल कलर का घूंघट होगा। हर हैंड्स डेंट रेड विथ हिना, और उसकी हाथ जो है वो लाल मेहंदी से भरी रहेंगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन हर वृष्ट, और उसकी जो कलाइयाँ हैं उस पर लाल लाल खूबसूरत चूड़ियाँ होंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और तब वो दुल्हन बन जाएगी। आपने दुल्हन को देखा होगा कि वो लाल कलर की जोड़े में होती हैं, उनके ऊपर एक घूंघट होता है रेड कलर का, वो बैंगल्स पहनती हैं, वो काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, वो मेहंदी लगाती हैं अपने हाथों में, और उनसे उससे वो उनकी खूबसूरती बढ़ जाती है। जब वो शादी करने जाती हैं तो इस टाइप्स का श्रृंगार वो करती है जिससे वो खूबसूरत दिखती है। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन, लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स हो, बिल्कुल उसी बुजुर्ग औरत की तरह जैसे कि वो कुछ साल पहले दुल्हन बनी होंगी वैसे ही ये भी बनेगी। सी स्टिल हैज़ बेंगल ऑन हर ब्रिस्ट बट नो लाइट इन हर आई, उसके हाथों में अभी भी चूड़ियाँ थी, ऐसी नहीं थी कि उसके हाथों में चूड़ियाँ नहीं थी। ऑथर ने कहा कि जब वो दुल्हन बनेगी तब चूड़ियाँ होंगी, चूड़ियाँ तो अभी भी उसके हाथों में थी। फिर ऑथर ने सोचा चूड़ियाँ तो अभी भी उसके हाथों में थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज इन अ वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय। उसने कहा हमने तो एक वक्त का खाना भी नहीं खाया। हम इतने, अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी सिचुएशन कितनी गरीबी की थी कि वो एक वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो एक वक्त का खाना नहीं खा सकते थे। अब आप सोचो कि आप जो हैं आपके पास सब कुछ है, आपके पेरेंट्स आपको सब कुछ दे रहे हैं, खाना, पैसा, आपकी पॉकेट मनी, आपको स्टडी के सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपके पास फ़ोन्स है, सेल फ़ोन है, आपके पास घूमने के लिए गाड़ी है, आप इंडिपेंडेंट हो। और बाकी दूसरी साइड में देखो कि वो बच्चे जो काफ़ी मजबूर हैं, अपनी गरीबी के तले दबे हुए हैं, वो कितने भयानक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करते होंगे। आप छोटे छोटे आप लोग देखिए, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, फिर भी आप छोटी छोटी प्रॉब्लम होते हैं तो आप इतना परेशान हो जाते हो, इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप अपने मम्मी पापा से अच्छे से बात नहीं करते हो, या मे बी आप कभी परेशान होके कुछ गलत कर देते हो, या कभी आप एकदम से ड्रॉप कर देते हो, गिव अप कर देते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप अपनी सिचुएशन को उन बच्चे से देखो जो बच्चे इतना गरीब हैं, जिनके पास खाने का एक वक्त खाना नहीं है, जो काम भी करते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ हेल्प भी करवाते हैं, उनकी लाइफ कितनी स्ट्रगलफुल होगी, और साथ में उन्हें तो ना खाना मिलता है, ना अच्छा परवरिश मिलता है, और ना ही वो स्कूल जा पाते हैं। तो उनकी लाइफ में कितनी ट्रबल है, और फिर भी देखो वो थोड़ा सा भी परेशान नहीं होते, और आप इतने परेशान हो जाते हो क्योंकि आपके पास सब कुछ है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है। और हमेशा लाइफ को इजी वे में जॉय के साथ इंजॉय करना, ठीक है। ऐसे इंजॉय करोगे तो लाइफ जो है वो एकदम मस्त गुजरेंगी, ठीक है। तो उसकी आंखों में उसकी जो बातें थी, उसने कहा कि हमने शेर भर खाना नहीं खाया, तो उसकी बातों में काफ़ी मुझे
उसकी बातों में काफ़ी थोड़ी सी प्रसन्नता लगी। वो कह रही थी क्योंकि उसे कुछ होप मिला था। सी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम। फिर उसने कहा कि वो तो अपने ज़िंदगी में कभी भी एक वक्त का खाना अच्छे से नहीं खा पाई थी, अच्छे से उसे प्रसन्न होके कभी उसने नहीं खाया था। क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता है कि लोग तो खाना खाते हैं बट उसे अच्छे वे में नहीं खा पाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे बर्डन होते हैं, काम होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, या खाना भी थोड़ा होता है जिससे वो अपने जो पेट है उसे भर नहीं पाते हैं। तो कई सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, यहीं पे वो बताया गया है। दैट्स वाट सी हैज़ रिप्ड। और फिर यही बताया जा रहा है कि इसीलिए वो क्या है, उदास है। Her husband, an old man flowing with a flowing beard, say, I know nothing except bangles. फिर उसके जो हस्बैंड थे, उसके पति जो थे, उनके पास दाढ़ी था, और वो बूढ़े थे, बुजुर्ग थे। वो कह रहे थे कि मुझे चूड़ी बनाने के अलावा कुछ नहीं आता है। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव। और मैंने जो कुछ भी किया है, मैंने अब तक जो भी मैंने किया है, बस ये किया है कि मैंने अपने परिवार के लिए मकान बनवा लिया। बस यही मुझसे हुआ है, और कुछ नहीं हुआ है। यहाँ देखिए, हियरिंग हिम वन wonder if he has achieved what many had failed in their lifetime. फिर यहाँ ऑथर कहती है, उनकी बात जो सुनकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ ऐसा पा लिया है जो मतलब उन्होंने अपने जीवन में जीवन में नहीं पा पाते। तो ऑथर ऐसा कर रही है कि उनके वॉइस में, जो उनकी आवाज़ में जो खुशी थी, ऐसा लग रहा था कि घर बनवा दिया है, मानो कि जीवन के बहुत बड़े काम कर दिए हैं। जैसा कि ऐसा है कि जैसे कि ये घर जो है बनवाना बहुत बड़ा काम है, ये कोई किसी से हो ही नहीं पाता, या कभी हो ही नहीं पाता, और उन्होंने भी ये बनवाकर बहुत बड़ा काम कर दिया है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। और उसके सर पे जो था एक छत था, और वो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। फिर ऑथर कहती है कि चूड़ी के धंधे को चलाने के लिए अतिरिक्त किसी अन्य काम के लिए धन का ना होना, यानी कि जैसे कि वो चूड़ी का काम बनाने का काम करते थे, तो वो चूड़ी बनाना ही जानते थे, वो कुछ जानते ही नहीं थे, तो वो दूसरा काम करेंगे क्या? तो उनके पास पैसा होगा ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ चूड़ी बनाते, तो वो सिर्फ चूड़ी बनाने से ही अर्न कर सकते हैं। अगर उनके पास दूसरी हुनर भी होती, दूसरी काबिलियत होती, वो दूसरी जगह जाते, दूसरे काम भी करते। चूड़ी तो बनाते ही, उनका पार्ट टाइम जॉब होता, एक समय में ये करते, एक समय में वो करते, तो थोड़ा सा वो ज़्यादा कमा लेते। नॉट एवन एनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। फिर यहाँ ये भी देखिए कितने सिचुएशंस क्रिएट होते हैं गरीबों की ज़िंदगी में। तो हमें हमेशा गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए जितना हमसे हो सके। तो फिर वो कहते हैं कि हर घर में पेट भर भोजन ना होने का सब कोई रोना रोता है। सब कोई कहता है कि ओहो, हमारे पास तो पेट भर खाना भी नहीं है, हम खा भी नहीं पाते अच्छे से, तो बाकी काम कैसे करेंगे। द यंग मैन इको द लेगमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। फिर यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि जो नवयुवक भी थे अपने बड़ों के रोने को दोहराते थे, यानी कि जैसे कि बच्चे, पेरेंट्स तो कहते ही थे कि हमें चूड़ी बनाने के अलावा कुछ नहीं आता, ये हमारा डेस्टिनी है, ये हमारा भाग्य है, ये हमारा कर्म है, और बस हम घर बनवा लें, यही मेरे लिए काफ़ी है, यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लिया। तो बच्चे जब वो सुनते थे तो वो उनके अंदर भी यही बात घूमती थी, और वो भी ऐसे ही बोलते थे। जब भी उन्हें कोई बोलता था कि तुम दूसरा काम करो, तो वैसे ही रोना रो देते थे, एक्सक्यूज़ कर देते थे, एक्सक्यूज़ कर करके वो बस काम निकालते थे। जैसे कि बाय द वे मुझसे ही कोई कहे, या
कि तुम ये काम करो, तुम इधर जाओ, तुम ये काम करो, तुम पढ़ो। तो बाय द वे अगर मेरे पढ़ने का मन नहीं होगा तो मैं यही कहूँगी ना कि मेरे पास बुक्स नहीं है, अच्छे क्वालिटी के वीडियोस मेरे फ़ोन में नहीं चल पाते हैं, या मुझे अच्छी टीचर्स नहीं मिल पाते हैं, तो मेरे पास तो एक्सक्यूज़ होंगे, और पढ़ने वाला तो कैसे भी पढ़ लेगा। जैसे आप लोग हो, इतने क्यूट क्यूट हो, इतने अच्छे हो कि आप कहीं से कुछ भी पढ़ सकते हो, है ना। तो लेट्स बिगिन। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम। हाँ, अगर कुछ बदलना होगा तो समय के अनुसार बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। अगर बदलना भी होगा तो बदलेगा, नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा। इट सिम्स इन फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद में जो है ऐसा ही होता है। ईयर्स ऑफ माइंड नबिंग ट्वाइल्स हैव किल्ड ऑल निटिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। तो ऐसा बता रहा है कि वो इतने परिश्रम कर रहे थे, इतने परिश्रम करते थे, उनकी जो दिमाग थी उसकी क्षमता जो थी, और जो स्वप्न देखने की जो क्षमता थी, उन्होंने मार दिया था। क्योंकि अब वो लोग अब स्वीकार कर चुके थे कि वो लोग गरीब हैं, वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, वो लोग अच्छे खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने दिमाग को समझा लिया था कि हाँ चलो, हम बड़े सपने नहीं देखेंगे क्योंकि हम गरीब हैं। Why not recognize yourself into a cooperative? फिर यहाँ आप लोग, और तो बता दिए, आप लोग मिलकर एक सहकारी स्थान क्यों नहीं बना लेते। जैसे कि मानो कि एक दल बना लिया, वहाँ पे जो है, जैसे कि गांव में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो है वो कस्बे होते हैं, विलेजेस होते हैं, उसमें एक जगह होती हैं, और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, सरपंच होते हैं, पंच होते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप वहाँ जाते हैं और आपकी सुनवाई वो करते हैं, आपको समझाते हैं, या आपकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही वो भी बता रहे हैं कि आप एक छोटा सा आर्मी क्रिएट कर लो अपने लोगों में, और फिर आप अपने लोगों की मदद करते रहना। आई asked a group of young men who have fallen into vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। फिर आगे देखिए। तो मैं नौयुवकों के एक ऐसे समूह से पूछता हूँ जो दलों के बारे में बुरे चक्कर में फंस गए हैं। मतलब ऐसे बता रहे हैं कि मैंने कुछ लोगों से बात भी की, उनसे पूछा भी, तो वो लोग बता रहे थे कि मैंने बहुत बुरी तरीके से मैं इस चीज़ में फंस गया हूँ, अब तुम मत करना। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी, यानी मेरे पिताजी के पिताजी जो थे, वो लोग भी ये करके हार चुके हैं, अब उनसे कुछ नहीं हो रहा है, फंस चुके हैं। इवन इफ़ वी गेट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड। तो फिर ये बोल रहे हैं कि अगर हम संगठित भी हो जाए तब भी वी आर द वंस। अगर हम संगठित भी हो जाए, इवन इफ वी गेट रिकॉग्नाइज्ड, अगर हम संगठित भी हो जाए, वी आर द वंस हु विल बी हर्ट अप बाय द पुलिस। फिर ये देखो कि उनके अंदर कितने डर थे। वो तो अपने सोसाइटी से ऊपर उठ ही नहीं पाते थे। वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे थे वो चाह ही नहीं रहे थे, खुद नहीं चाह रहे थे कि वो अच्छी इन्वायरमेंट में जाए, क्योंकि वो डर रहे थे कहीं ना कहीं सोसाइटी से, बड़े लोगों से, हाई क्लास लोगों से, कि वो लोग उन्हें दबा देंगे, पुलिस प्रशासन उन्हें दबा देगी, उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो यही बता रही है, हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, beaten and dragged to jail for doing something illegal। फिर वो लड़का नवयुवक कहता है, कौन करेगा ये सब कुछ, पुलिस ने पकड़ लिया, और पुलिस पीटने लगेगी, और किसी गैर कानूनी काम को करने के नाम पर वो हमें जेल में डाल देगी ज़बरदस्ती। दे से, उसने कहा, देयर इज़ नो लीडर अमोंग देम, नो वन वुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। फिर वो कहते हैं कि ऐसा हम लोगों के बीच कोई नेता नहीं है, कोई भी नेता नहीं है जो हम लोगों को चीज़ें ठीक करने में मदद कर सके, जो हम लोगों का रक्षक बन सके, जो हम लोगों की मदद कर सके, ऐसा कह रहे हैं। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। ऐसे ही बोल रहे हैं कि हमारे पिताजी भी उन्हीं के समान थके हुए हैं, उनके पिताजी भी थके हुए हैं, वो भी थक गए हैं। तो वो बिल्कुल इस चीज़ से थक ही गए कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम जिस ज़िंदगी को जी रहे हैं वही जिंदगी जिएंगे। दे टॉक इंडलेसली इन
spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। फिर वो कह रही हैं कि वो एक क्वाइल में अंतहीन ऐसी बातें करते जाते थे जो गरीबी से घृणा के से लालच और लालच से अन्य की ओर ले जाते थे। यानी इसके कहने का मतलब है कि वो ऐसी बातें करते थे जैसे कि मानो कि वो सिर्फ गरीब हो और गरीबी के वजह से लोग उनसे घृणा करते हैं और वो खुद बहुत लालची हैं क्योंकि वो गरीब हैं, इसलिए वो किसी चीज़ को लेने में बहुत जल्दीबाजी करते हैं। तो ऐसी कुछ बातें थी। Listen to them. I see two distinct worlds. One of the family caught in a wave of poverty. ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ेंगे। हाँ, listen to them. मैंने उन्हें सुना। I see two distinct worlds. मैंने उन्हें सुना भी और मुझे सुनने के बाद जो है दो भिन्न संसार दिखाई देते हैं। मैंने उन लोगों को सुना जो काम करते हैं, बच्चों को सुना जो काम करते हैं, जो गरीबी से के मारे हुए हैं, उन लोगों को सुना और उनको सुनने के बाद मुझे दो संसार दिखाई दिए। One of the family caught in a wave of poverty burdened by the stigma of caste in which they are born। एक संसार ऐसा था कि जो गरीबी से भरा हुआ था क्योंकि वो गरीब जात में पैदा हुए थे और वो उन पे बहुत भारी बोझ था। दूसरी देखते हैं। Other, a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the police, the keepers of law, the bureaucrats and the politician। और दूसरी जो दुनिया थी वो पुलिस की थी, साहूकार की थी, धनी लोगों की थी और जो कानून के रखवाले हैं उनकी थी, नेता लोगों की थी। तो दो वर्ल्ड थी। एक वर्ल्ड थी पुअर लोगों की और एक लोग जो थी उनमें ये सब लोग थे जिस लाइक कि आप मान लो कि रिच। तो ये जो थी ये लोग इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे पुअर लोगों को। कहीं ना कहीं ये भी एक बात है कि ये लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करते क्योंकि ये लोग जो थे वो थोड़े मजबूत थे। अगर ये पुअर्स लोगों को सपोर्ट करते तो ये लोग ज़रूर आगे बढ़ते। तो ऐसा था। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कांट पुट डाउन। फिर कह रहे हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि इन सब को मिलाकर एक बच्चे के ऊपर वो बोझ डाल देते हैं जो वो कभी उतार ही नहीं सकता। यानी उनके फादर मदर जो है उन पे काम का बोझ डाल देते हैं तो वो कभी उससे उगरित ही नहीं हो पाता है। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स ही इज़ इट एज नेचुरली एज हिज फादर। और इसीलिए जब उस पर वो बोझ डाल दिया जाता है तो बिना कुछ चेतना जगाए हुए वो इसे अपने पिता की तरह मान लेता है कि चलो भाई ये मेरा डेस्टिनी है, कर्मा है, मुझे करना है, ये भगवान का लिखा हुआ है, ये कभी टल नहीं सकता है और मुझे यही जीवन काम करके गुजारना पड़ेगा। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। और कुछ करने के लिए साहस होना ज़रूरी है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और हिम्मत तो उनके बस में थी ही नहीं, वो बहुत दबे हुए लोग थे। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered। जब मैंने मुकेश में वो थोड़ी सी आशा देखी कि हाँ वो थोड़ी हिम्मत वाला है, वो थोड़े उसमें थोड़ा साहस है, तो मैं बहुत खुश हो गई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। और वो बार बार कह रहा था कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। गाड़ी का जो मोटर होता है, यानी बहुत सारे बैंड्स आप देखे होंगे उसमें मोटर होता है, उसकी मैकेनिक वो बनना चाहता था। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न। वो गैरेज जाएगा और सीखेगा भी। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन गैरेज जो है उसके घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। फिर उसने कहा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, दूर है तो मैं चला जाऊँगा, पैर से चला जाऊँगा। देखिए उस बच्चे के अंदर कितने जज्बा थे, कितने वो बच्चा ललाहित था अपने मिशन को पूरा करने के लिए कि हाँ मैं मोटर मैकेनिक बनूँगा, इस सिचुएशन से बाहर जाऊँगा। तो उसके लिए वो खाली पैर भी चलने को तैयार था कि हाँ मैं चल के वहाँ चले जाऊँगा। तो देखिए उसके पास कितनी साहस थी। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। क्या तुम्हें
प्लेन एरोप्लेन यानी प्लेन जहाज हवाई जहाज उड़ाने की भी तुम्हें इच्छा है? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground. फिर वो शांत हो गया और शांत होके बोला नहीं, और जमीन की तरफ देखने लगा. In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. और उसके इस जो है बुदबुदाहट में एक बहुत ही हिचकिचाया सा मतलब शर्मिंदगी महसूस हो रहा था उसे. ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स डेट ही सी हर्टलिंग डाउन द he is content to dream of cars that he see hurtling down the street of his town. Few airplanes flies over फरीदाबाद. फिर वो जो है अपने शहर की गलियों में बहुत सारे कारों को भागते हुए देखा था, तो उससे वो काफ़ी इंस्पायर हुआ था कि हाँ मैं भी एक मोटर मैकेनिक बनूंगा. लेकिन फिरोज़ाबाद के जो छत के ऊपर थे वहाँ से हवाई जहाज़ भी निकलते थे. तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं उसके हमारे आसमान से ऐसे जब जहाज़ गुजरते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे ऊपर से गुजर रहा है, वो काफ़ी नज़दीक होता है, इसीलिए ऐसा लगता है. फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, कुछ ऐसे होते हैं. तो अब ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है. तो आइए हम देखते हैं आगे जो हमारे चैप्टर्स हैं, वो हम कंटिन्यूसली वीडियो डालते रहेंगे और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएंगे. आप बिल्कुल बेफिक्र हो के पढ़िए, और बाकी चीज़ें तो कंप्लीट करवाना वो हमारा काम है, ठीक है ना. आप बस पढ़ते रहिए चैप्टर्स को एकदम. आप चैप्टर को पढ़िए, और कोई भी अगर चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है. मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अगर कोई आपको किसी भी क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, तो आप कमेंट में ज़रूर पिन कीजिएगा. और अगर हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन आता है, और आपकी वजह से ही हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं. तो ऑल बिकॉज ऑफ यू. तो बच्चों, स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए. अभी बोर्ड में बहुत टाइम है और हम इसे पूरा करवा देंगे. आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ठीक है. तो हर एक कंटेंट आप तक मिल जाएगा, और आप उसे बहुत इंजॉयमेंट के साथ देखेंगे, ठीक है. और टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि सारा चीज़ जो है वो आप ही को करना है. अगर आप टेंशन ले लेंगे, आप स्ट्रेसफुल हो जाएंगे, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा. इसीलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है. सिर्फ क्या करना है, इंजॉय करना है और स्टडी करना है. स्टडी विथ इंजॉयमेंट. इस इंजॉयमेंट के साथ आपको स्टडी करना है, और बस ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहना है ताकि आपके पास बेस्ट से बेस्ट वीडियो जा सके, ठीक है. तो हमारे इस चैनल को देखने के लिए और हमें मोटिवेट और इंस्पायर करने के लिए थैंक यू. थैंक यू बच्चों. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और एक धमाकेदार वीडियो के साथ. फिर से हमारा एंट्री होगा और हम मिलकर धमाल मचाएंगे, आप और हम. जब बहुत सारे लोग यूनिटी में हो जाते हैं तो जो है हमारा आर्मी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और फिर हम फोड़ डालेंगे एवरीथिंग. जो भी कुछ छूटा होगा वो आप हमें याद दिलाते जाइएगा, हम उसे डालते जाएंगे, ठीक है. तो अब हम और हमारे स्टूडेंट्स एक साथ, तो अब हम फोड़ डालेंगे. थैंक यू. बाय बाय.